हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मुझे वो अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। अपन हिंदी और संस्कृत बोलते हैं। आप मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान से पढ़िए। जब संस्कृत व्याकरण की बात आती है प्यारे विद्यार्थियों, तब सर्वप्रथम बात आती है महेश्वर सूत्र की। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं महेश्वर सूत्र की बात कहाँ से प्रारंभ होती है। संस्कृत के महान वैज्ञानिक इसको कहते हैं। पहले जो महर्षि होते थे, आज जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, पहले उनको महर्षि कहा जाता था। महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना करने के लिए सर्वप्रथम महापति महादेव जी के पास में गए, महादेव जी की तपस्या की और महादेव जी का नाम महेश, महादेव जी को महेश कहा जाता है। तपस्या की, महादेव जी प्रसन्न हुए कि बोल बेटा क्या चाहिए। तब पाणिनि जी ने कहा, हे महापति महादेव, आप हमें संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान दीजिए ताकि मैं विश्व में दुनिया में कुछ कर सकूं। अच्छा, तब आपको ध्यान है भोले भंडारी महादेव जी, तो वो बोले कि बेटा मेरे पास में कहाँ है संस्कृत की व्याकरण, मैं तो योगी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मेरे पास कहाँ है। तो कि नहीं, वरदान दिया आपने कि एक वरदान कुछ मांग, मुझे कुछ न कुछ दीजिए, मैं आपके पास मांगने आया हूँ, अतः आज कुछ देना पड़ेगा। तब महादेव जी ने कहा मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में केवल एक चीज़ है, डमरू। डमरू बजाया जाता है ना, मदारी के पास में होता है डमरू। और महादेव जी का फोटो देखेंगे तो महादेव जी के फोटो के पास में भी आपको मदारी का वो डमरू दिखेगा। तो डमरू था, वो डमरू बजाया। महादेव जी ने कहा देख बेटे, मैं ये डमरू बजाऊं, इस डमरू की आवाज़ से यदि कुछ तू सीख लेगा तो दुनिया जीत लेगा, नहीं इससे ज़्यादा मेरे पास में कुछ नहीं है। तो महादेव जी ने 14 बार डमरू बजाया। 14 बार जो ध्वनियाँ निकली महादेव जी के डमरू से, वो ध्वनियाँ इस प्रकार की ये थी। 14 बार ध्वनियाँ निकली, इसलिए 14 ध्वनियों से 14 सूत्र बनाए गए और महेश यानी महादेव जी के डमरू से बने, इसीलिए इसको महेश्वर सूत्र कहते हैं। इसलिए इसको महेश्वर सूत्र, महादेव जी के डमरू से बने इसलिए महेश्वर सूत्र कहते हैं। और महेश्वर सूत्र कुल 14 है तथा महेश्वर इन 14 सूत्रों से कुल प्रत्याहार बनाए गए, जो 42 प्रत्याहार हैं, 42। और उनके बाद में कुछ लघु सिद्धांत कौमुदी में जोड़ करके, यूँ करके 2 जोड़ के कुछ और 44 हो गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये 42 सूत्र है महेश्वर सूत्र। अब 42 प्रत्याहार सूत्र, महेश्वर सूत्र 14, प्रत्याहार सूत्र इनसे बनाए 42 तथा 42 प्रत्याहार सूत्रों से 3997 कुल संस्कृत के सूत्र बनाए ना, लगभग 4000 में 3 कम, यानी 4000 सूत्र बनाए। वही 4000 सूत्र वर्तमान की संस्कृत उसी सूत्रों के आधार पर चलती है, पढ़ाई जाती है, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, लिखाए जाते हैं। लेकिन हर विद्यार्थी बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, समझ में नहीं आता कि आखिर ये सूत्र क्या कहता है, क्या काम का है ये सूत्र। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आखिर ये सूत्र क्या है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये महेश्वर सूत्र बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, अंतिम हलंत्यम लोपः, अंतिम हलंत्यम, अंतिम हलंत्यम, अंतिम हलंत्यम लोपः, अर्थात अंतिम हल होता है वो उसका लोप हो जाता है, अर्थात यह न है, अंतिम हलंत है, अंतिम हलंत, अंतिम हलंत, हलंत, इनकी गिनना नहीं होगी। पहली बात, ये सूत्र जहाँ पर लिखा जाएगा इसकी गणना वहाँ पर नहीं होगी, इसकी गणना वहाँ पर नहीं होगी। अर्थात अपन कोई भी बात कहते हैं कि बालोतरा से जोधपुर जाना है, तो बालोतरा से जोधपुर के बीच में जितने भी शहर आएंगे उनकी गणना होगी, लेकिन अंतिम जोधपुर की गणना नहीं होगी, क्योंकि जोधपुर तो आप पहुंच चुके हैं। ठीक इसी प्रकार अंतिम वर्ण की आधा वर्ण है, अंतिम अलंत्यम, इसकी गणना नहीं होगी। अब आपको मैं समझा रहा हूं कि सूत्र क्या है। ये तो 14 सूत्र है, इनको पढ़ना कैसे है। डमरू बजा अयुण रिलगिक एंग अयौच हयवर्ट
लण यमगण नम झभय घड़दस जब गड़दश खप चटत चट तव कपय सससर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र इसी क्रम से बोलने होते हैं, इसी क्रम से गिनने होते हैं। जैसे ये ख प छ ठ थ है तो ऐसा नहीं फ ख छ ठ ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते, जैसा है वैसा ही बोला पढ़ा लिखा जाए। जिस प्रकार अपने कंप्यूटर या मोबाइल का कीबोर्ड होता है उस पर ABCD कंटिन्यू नहीं होती, लगातार नहीं होती, ए अलग होता है, बी कहीं, सी कहीं, डी कहीं। ये वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति की कहाँ ऐसा लिखा गया है। तो ये भी हमारी संस्कृत के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक आदरणीय माननीय पाणिनि जी, उन्होंने ये बनाई, उसी के आधार पर पढ़ाई जाती है, लिखाई समझी जाती है। मैंने एक बार पढ़ाया था, वीडियो बनाया था, बाद में सोचा कि ये थोड़ा बच्चों पर हार्ड पड़ेगा, भारी पड़ेगा माहेश्वर सूत्र, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए। वीडियो बना भी लिया, बाद में डिलीट कर दिया, नहीं चढ़ाया नहीं ऑनलाइन। लेकिन मेरे कई मित्र संस्कृत के ज्ञाता हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गणध्यान जी माहेश्वर सूत्र तो अनिवार्य पढ़ाना चाहिए था, जिनके समझ में आए वो समझ लेगा, नहीं आएगा नहीं समझेगा, और तो क्या है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। संस्कृत बिल्कुल बात भी सही है उनकी, गलत नहीं है। तो आज मैं बना रहा हूँ वापस। प्रवीण जी दवे है, उन्होंने मुझे कहा, गिरीश जी वगैरह और भी कई लोगों ने कहा कि माहेश्वर सूत्र जरूरी है। तथा मेरे आदरणीय गुरुदेव बाबूलाल जी गौर साहब जो दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में प्राध्यापक हैं, उनका भी आशीर्वाद रहा, मार्गदर्शन रहा मुझे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐ उण री लगी का, ऐ उण थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऐ उण री लगी का त्रुटि रह जाती है। ए ओंग ऐ औच ङ ढ नहीं पढ़ना, संस्कृत में ढ नहीं है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ढ नहीं है, और ये हिंदी न किसी में ढ है ही नहीं, न हिंदी में, न संस्कृत में, न विज्ञान में, न उर्दू में, किसी में भी ढ नहीं है। ढ होगा, ढ की बिंदी नीचे लगेगी, ध्यान रखना। कहीं पर भी आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों तो सड़क यूं लिखा होगा, आपको यूं सड़क लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और ये संस्कृत में ढ है ही नहीं, संस्कृत में ये है अंग पंचम वर्ण। ए अंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झबय घड़ दश जब गड़ दश खप छठ थ, खप छठ थ चट। ध्यान दे, अब देखिए ये पहले सूत्र से लगाकर चौथे सूत्र तक सभी स्वर है, अ ई उ, अंतिम अलंत की गणना नहीं होती है ना। अ ई उ री लगी ए ओ आई औ, क्या है स्वर, क्या है स्वर है ना। या फिर ये व्यंजन शुरू हो जाते हैं, ह य ल, ये सब। तो अ से लगाकर यहाँ पर पहले से लगा चौथा, कहाँ शुरू कहाँ से हुआ, अ से, कहाँ से, अ से, खत्म कहाँ हो रहा है, च पर अच। अ से लगाकर च तक सभी स्वर है, क्या है, सभी स्वर। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तथा यहाँ से व्यंजन शुरू हो रहे हैं, ये 5वें सूत्र से लगाकर 14वें सूत्र तक, 14वें तक। तो कहाँ से शुरू हुआ, ह से शुरू हुआ प्यारे विद्यार्थियों। 5वां सूत्र ह से शुरू हो रहा है और 14वें सूत्र तक ये सभी व्यंजन है टोटल पूरे। तो ह से लगाकर इस ल तक अर्थात हल, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। समझ में आई, ये सूत्र है, इसी प्रकार इनकी गणना होती है। अ से लगाकर च तक सभी स्वर है, यानी अच स्वर है, अ से लगाकर च तक अच स्वर है। इनकी गणना नहीं होगी, न कि आदि की, आधा अक्षर की गणना कभी भी नहीं होगी, किसी में भी नहीं होगी। केवल बोलने के लिए, व्यवहारिक तौर पर समझने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन आधे अक्षर की अंतिम हलंत्यम लोपः इसकी गणना नहीं होगी। अब अपन पढ़े कि ये क्या सूत्र है, तो आपको ध्यान होगा कि अपन जब दीर्घ संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि, तब मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, अकह सवर्णे दीर्घ। क्या पढ़ाया था, ये व्यंजन संधि में बहुत काम का सूत्र, सूत्र व्यंजन संधि में जबरदस्त काम का है। अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे, अकमन अक, अ से लगाकर क तक, अ से लगाकर क तक जो स्वर है वे सभी दीर्घ हो जाएंगे, सवर्ण है तो क्या है, सवर्ण। क्या वो तो दीर्घ संधि में समझा चुके हैं, लेकिन
प्यारे विद्यार्थियों, महेश सूत्र है, ये सूत्र किस हिसाब से काम आते हैं, जो गहन अध्ययन करते हैं वो गहन अध्ययन करना है, और छोटी क्लास वाले 8वीं 9वीं 10वीं वाले केवल सरल सरल समझना है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि अच यानी अ से लगाकर च तक अर्थात सभी स्वर है, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि को। तथा 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक अर्थात ह से लगाकर इस ल तक हल अर्थात सभी व्यंजन है, सभी व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि को। तथा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ मैं खास बात बताऊं आपको कि अपन जब यण संधि पढ़ते हैं तो उसमें सूत्र होता है इको यण अची, इको यण अची, इको यण अची। इक अर्थात ये कहता है कि पहले इक हो, पहले इक हो और उसके बाद में अची पगे दूसरे अचो स्वर हो, असमान स्वर हो, तो इक को यण में बदला जाए, इक को यण में बदला जाए। ई से क तक, ई कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लगा क यहाँ तक इक अर्थात ई उ री लरी, क्रमबद्ध लिखना, ई उ री लरी, ई उ री तथा लरी, क्रमबद्ध तरीके ई उ री लरी, इनको यण में बदलना है, य से न तक। ये अपना य है, य से लगाकर न तक, य व र ल, किसमें य व र तथा ल। यण संधि यही तो कहती है कि इको यणची, एक को यण में बदलो, ये महेश सूत्र कहलाते हैं। एक को यण में बदलो, एक ई का ये बदलो, ऊ का व बदलो, री का र और री को ल में बदलो, इको यण, ये सूत्र है। एक माने हमारे संधि होती है जगत धन ईश, जगत धन ईश, ये बदलती है जगदीश, जगदीश अर्थात बदलाव कहाँ हुआ, त का द बदला, त का द में अर्थात ये प्रथम वर्ण था, कौन सा वर्ण था, प्रथम, और ये तीसरे में बदला द में, किसने बदला, द में। द कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण है अपने समूह का, त वर्ग का तृतीय वर्ण। और ये जो संधि होती है अर्थात जहाँ पर प्रथम वर्ण तृतीय में बदला जाए, जहाँ में संधि पढ़ाई है वहाँ पढ़ना, संधि व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तभी समझाऊंगा। स्वर संधि हुई अभी, प्रथम वर्ण जहाँ पर जिस संधि में प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण बदला जाए, उस प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण कहाँ है, ये 10वां सूत्र है, ये सभी तृतीय वर्ण है। 10वें सूत्र में ये च वर्ग का तृतीय है, प वर्ग का तृतीय, क वर्ग का तृतीय, ट वर्ग का तृतीय और त वर्ग का तृतीय वर्ण है। जहाँ पर प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय बदला जाए उसको कहते हैं जसत्व संधि। क्या कहते हैं, जसत्व संधि। क्या कहते हैं, जसत्व संधि अर्थात जस, जैसा लगा के स तक जस में बदला जाए, इसीलिए उसका नाम है जसत्व संधि। पढ़ना पुस्तकों में, अपनी पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ना, तब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी पुस्तक हाथ में लेना, वीडियो वापस शुरू से शुरू करना, तब चीज़ समझ में आएगी। जसत्व संधि जहाँ पर प्रथम वर्ण तृतीय बदला, ये सब तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्णों को जस कहा जाता, तृतीय वर्ण का नाम ही जस है। ढंग से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, और जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तब आपको मैं पढ़ाऊंगा संधि में, तब आपको ध्यान देना होगा खास चीज़ें कि वे चीज़ें क्या है। मैं जब आपको प्यारे विद्यार्थियों संधि पढ़ाऊंगा तब प्रमुख चीज़ पढ़ाऊंगा, कई बार ये शब्द आएगा खर, शब्द आएगा खल, शब्द आएगा शर, शब्द आएगा खल या हल या खल, ऐसे शब्द आएंगे, खल लिख दिया, ऐसे शब्द आएंगे, उनको आपको ध्यान। खर का मतलब ख से लगाकर र तक, अर्थात ख यहाँ ख से लगाकर र तक, अर्थात सभी द्वितीय वर्ण, सभी द्वितीय वर्ण और सभी प्रथम वर्ण, अर्थात पहला दूसरा और स ये अल्पप्राण महाप्राण में पढ़ने को मिलेगा आपको। हालांकि जिसके उच्च वर्ण में है, उच्च वर्ग कक्षाओं में, उसमें पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। अभी खर का मतलब ख से लेकर र तक, ये शामिल नहीं, अंतिम अक्षर शामिल नहीं, ये भी शामिल नहीं, इनकी गिनती नहीं होगी। तो नाम में आएगा खर, अतः ख फ छ ठ थ सभी पांचों ही दूसरे वर्ण, तथा च ट त क प
ये सी प्रथम वर्ण, स तीनों ऊष्म वर्ण, इनको बोलते हैं खर। और खल, ख से लगा कर ल तक ह भी शामिल, खल। शर, शर में 3 अक्षर के लिए श स स, शर, 3 वर्ण शर। ये हो गए सूत्र। ये आप ढंग से याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, या किसी कागज पर लिख कर रखना, कागज पर लिख कर रखना। जब भी मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊं तो बार बार इन सूत्रों पर मैं बात करूंगा, बार बार इन सूत्रों पर बात करूंगा। तो आपको ढंग से पढ़ना होगा, और ये याद होंगे, आपके पास लिखे होंगे तो ही आप समझ पाओगे, वरना व्यंजन संधि प्यारे विद्यार्थियों आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूं, नहीं समझ पाओगे। और ये सूत्र यम गण नम, यम ग, ये पंचम वर्ण है, 5वां ही नासिक्य वर्ण, यम गण नम। यह ग है, ढ नहीं है, ढ की बिंदी नीचे लगती है, वो उर्दू का है, उर्दू अरबी का है, जो हमारे हिंदी में लिया गया है ढ, लेकिन संस्कृत में नहीं है। जहाँ पर ढ पढ़ना हो तो बिंदी नीचे हो तो ढ पढ़ना, और आप कहीं पर ढ लिखो तो बिंदी नीचे ही रखना, यहाँ बिंदी मत लगाना, यहाँ लगाओगे ढ नहीं ग होगा। और संस्कृत का कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है जिसमें ढ हो, उसमें ग होता है, संस्कृत में है ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों। बात समझ में आई? ढंग से पढ़ोगे तो ही चीज़ समझ में आएगी, वरना आपके समझ में नहीं आएगी। ये हमारे मैसूर सूत्र है, बिल्कुल सरल है, याद करने पड़ेंगे। आप याद करोगे तो व्यंजन संधि में ये चीज़ समझने को, सीखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। कोरोना से बचाव के लिए जहाँ तक हो सके घर पे गइए, बाहर निकले तो मुंह पर मास्क लगा कर बाहर निकलें, ढंग से घर पर पढ़ते रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको लाइक करें तथा आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।